जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विल कैसे बनाई जाती है। विल रजिस्टर्ड वैलिड होगी या अनरजिस्टर्ड वैलिड होगी। और दूसरा वीडियो में भी देखा थे लोग कि प्रोबेट कैसे कराया जाता है, प्रोबेट का पूरा प्रोसीजर A to Z हम लोग देखे थे लोग। और ये तीसरा वीडियो है जो आपका वसीयत सीरीज का ये तीसरा वीडियो है आपका। अगर पहले दो नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे बिना लॉ एकेडमी चैनल में जाके दोनों वीडियो पहले देख ले, तब ये तीसरा समझ में आएगा। ये जो वीडियो है आपका, इसके जो आपके कौन सी प्रॉपर्टी पे आप वसीयत बना सकते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो आइए हम देखते हैं कि विल किन प्रॉपर्टी पे बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले सेक्शन 30 जो धारा 30 जो है आपका भारतीय सक्सेशन एक्ट 1956 का धारा 30 सेक्शन 30 बात करती है कि कोई भी हिंदू अपना प्रॉपर्टी चाहे तो वसीयत के थ्रू अपना प्रॉपर्टी किसी को दे सकता है, अगर वसीयत के थ्रू नहीं देगा तो फिर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू उसके वंशज को मिलेगा। जो आपका हिंदू यहाँ पे जाइएगा तो जो आपके भारतीय सक्सेशन एक्ट है उसमें हिंदू का डिफाइन किया गया कि हिंदू इंक्लूड्स सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। यानी कि हिंदू का मतलब जहाँ भी अगर लॉ में यूज हो रहा है कि हिंदू, तो हिंदू का मतलब सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये तीनों के तीनों इंक्लूड होता है, शामिल होता है। और इसका सेक्शन 59 जो धारा 59 है जो आपका भारतीय सक्सेशन एक्ट की बात करता है कि जो भी पर्सन अगर मानसिक स्थिति में है, साउंड माइंड में है और 18 साल से ज़्यादा है, वो अपना वसीयत बना सकता है। तो है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से अधिक आयु का है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो अपनी प्रॉपर्टी की विल बना सकता है। जो भी प्रॉपर्टी अगर है उसके पास उसकी विल बना सकता है, वसीयत बना सकता है। अब ये जो विल बना, डिस्पोजेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होती है? तो इसका मतलब है कि वह संपत्ति जिस पर व्यक्ति का पूरा अधिकार यानी कि एब्सोल्यूट ऑनरशिप है, यानी पूरा पूर्ण अधिकार है और जिसे वह बेच, दान या ट्रांसफर कर सकता है, ऐसी संपत्ति पर विल बनाई जा सकती है। यानी जिस पे उसका पूर्ण अधिकार है, जिसको चाहे तो सेल कर सकता है, बेच सकता है या दान दे सकता है किसी को, उस प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है कि उस पे वसीयत बना सकता है। कौन कौन सी संपत्ति विल में शामिल की जा सकती है? तो इसमें हम देखेंगे कि लोग चाहे तो हम लोग अचल संपत्ति जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति को भी हम वसीयत बना सकते हैं। तो विल में से सभी अचल संपत्तियां शामिल की जा सकती है, जैसे कि आपका मकान हो, जमीन हो, दुकान या कार्यालय हो, कोई भी बिल्डिंग या उसका हिस्सा, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्वयं खरीदी हुई प्रॉपर्टी या पार्टीशन के बाद मिली प्रॉपर्टी, ये आप उसका वसीयत बना सकते हैं। आप चल संपत्ति की भी वसीयत बना सकते हैं। तो विल में जो आपको वसीयत में मूवेबल जो एसेट, चल संपत्ति जो है उसको भी शामिल किया जा सकता है, जैसे कि कोई भी बैंक अकाउंट जो आपके नाम से बैंक अकाउंट है उसका भी आप वसीयत बना सकते हैं। ज्वेलरी, गोल्ड या सिल्वर को बना सकते हैं। जो भी आपका शेयर है, म्यूचुअल फंड है, डिवेंचर है, इसका भी आप बना सकते हैं। व्हीकल्स, जो भी आपके पास अगर गाड़ी है, कार है या बाइक है, उसकी भी आप वसीयत बना सकते हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल को भी बना सकते हैं। कैश, डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी, ई वैलेट, इस सबका आप वसीयत बना सकते हैं। आप चाहे तो अदर राइट्स, कुछ अन्य जैसे इंटेंजिबल है, जैसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने कोई बुक लिखा है, उसके आप ऑथर हैं, खुद में आप ऑथर हैं, तो उसको भी आप चाहे तो वसीयत बना सकते हैं। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, जैसे कि कुछ चीज़ आपने आविष्कार किया है तो उसका भी आपने वसीयत बना सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी आपको लाइफ LIC के द्वारा जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसका भी आप वसीयत बना सकते हैं। जो भी आपका पेंशन से बेनिफिट मिल रहा है उसका भी आप वसीयत बना सकते हैं। लीज होल्ड राइट, जो आपने प्रॉपर्टी अगर लीज पे लिया हुआ है उस प्रॉपर्टी को भी आप वसीयत बना सकते हैं। रेंट रिसीवेबल राइट, जो आप जैसे कोई प्रॉपर्टी है
अगर उससे आप रेंट ले रहे हैं तो वो भी वसीयत उसका भी बना सकते हैं कि उसका रेंट आगे कौन लेगा। कौन सी संपत्ति पर विल नहीं बना सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है। तो कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिन पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं होता है, इसलिए उन पर विल नहीं बनाई जा सकती। जैसे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जैसे पूर्वजों की संपत्ति है, उस पर विल नहीं बनाया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग सेक्शन 30 बात करता है, सेक्शन 30 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और इसके अलावा जो आपका एक केस भी है, गुरुपद खंडप्पा मखदूम वर्सेज हीराबाई, 1978 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी माने जो आपका पूर्वज दादाजी का बाबूजी का जमीन है, तो वो दादाजी का जो जमीन होता है ना, जैसे कि कोई पोता हो गया, चाहे उसके घर में कोई भी संतान होता है, तो उसका जब से जन्म लेता है ना, उसी टाइम से उसका शेयर हो जाता है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हर कोपासनर का हक जन्म से होता है। कोपासनर एक लीगल टर्म है कि मतलब कि जो भी वंशज होता है उसका जो भी उसका हक जो जन्म से हो जाता है। इसलिए पिता अकेले उस संपत्ति की विल नहीं बना सकता है, केवल अपने हिस्से शेयर की विल बनाई जा सकती है, पूरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की नहीं। जितना, जैसे कि अगर पिता अगर वसीयत बना रहा है तो उसकी जितनी शेयर होगी उतना का ही वसीयत वो बना सकता है। चाहे अगर वो पार्टीशन हो जाती है तो पार्टीशन के बाद अगर उसको शेयर मिलता है तो उस प्रॉपर्टी को वसीयत बना सकता है। लेकिन ऑलरेडी जो पूरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो जैसे क्या होता है कि एक कर्ता टर्म यूज किया जाता है हिंदू लॉ में। तो जो भी प्रॉपर्टी होता है तो एक घर का कर्ता, जो कर्ता होता है कि जो मालिक होता है, जैसे कि घर में जो सबसे श्रेष्ठ हो गए, जैसे कि बड़े क्या होता है कि पिताजी, तो वो पूरे प्रॉपर्टी जितने भी आपके पूर्वज की प्रॉपर्टी है सारे वो संभालते हैं। तो वो लेकिन वो संभालेंगे, लेकिन वो पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं कर सकते हैं। जो ज्वाइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी, जो साझेदारी वाले, जैसे कोई प्रॉपर्टी आपने साझेदारी में खरीदा हुआ है, उस प्रॉपर्टी को भी आप वसीयत नहीं बना सकते हैं। अगर कोई संपत्ति 2 या अधिक लोगों के नाम पर है तो वसीयत सिर्फ अपने हिस्से पर ही बनाई जा सकती है। अगर कोई साझेदारी में अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी लिया है तो जो सिर्फ अपने जो हिस्से का जमीन है उसी का आप वसीयत बना सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एक फ्लैट पति पत्नी दोनों के नाम पर है तो पति सिर्फ अपने हिस्से की विल बना सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर पति पत्नी के दोनों के नाम पे है तो पति को अगर विल बनाना, वसीयत बनाना हो तो सिर्फ अपने हिस्से की ही प्रॉपर्टी को वसीयत बना सकता है। सी है कि बंधक या गिरवी संपत्ति, जो इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर संपत्ति बैंक लोन या मॉर्गेज पे है, जैसे कि कोई अगर संपत्ति को आपने मॉर्गेज कर दिया, बंधक रख दिया है, गिरवी रख दिया है, तो विल के जरिए ऑनर से ट्रांसफर तभी होगी जब लोन क्लियर हो जाएगा। तो वसीयत के द्वारा ओनरशिप तभी ट्रांसफर हो सकती है जब उसका जो भी बंधक का पैसा होगा या लोन होगा उसको आप क्लियर कीजिएगा तभी। डी है कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी या चैरिटी प्रॉपर्टी। ट्रस्ट या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति पर्सनल विल से ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। जो भी अगर ट्रस्टी है, जो भी प्रॉपर्टी अगर ट्रस्ट में आया है या चैरिटी में आया है, उस प्रॉपर्टी को आप वसीयत नहीं बना सकते हैं। यह है कि लीज प्रॉपर्टी, लीज पर ली गई संपत्ति, लीज होल्ड प्रॉपर्टी का विल बनाया जा सकता है, लेकिन ट्रांसफर को लैंड लॉ अथॉरिटी से कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। जिस प्रॉपर्टी को आप लीज लिए हुए हैं तो जितने दिन का अगर लीज अगर बचा हुआ है लीज टाइम, उतने दिन के लिए तो आप क्या कीजिएगा कि वसीयत बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो आपका लैंडलॉर्ड है, जो भी मालिक है उस जमीन का, उससे आपको कॉन्सेंट लेना पड़ेगा, सहमति लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख फैसले हैं, इसमें देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल दिया है, क्या क्या बोला है। तो एक केस है गुरुपद खंडाप्पा मैकदम वर्सेज मीराबाई, 1978 का केस है। इसमें बोला है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हक जन्म से मिलता है। जो पूर्वज का जो जमीन है उसके जितने भी वंशज आते हैं वो जैसे ही पैदा होते हैं उनकी प्रॉपर्टी में, जमीन में हिस्से हो जाती है। इसलिए पिता अकेले पूरी प्रॉपर्टी की विल नहीं बना सकता। इसलिए जो घर का जो मालिक है, जो पिता है, वो पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं बना सकता है। एक केस है कि CWT वर्सेज चंदर सेन, 1986 का केस है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, तो हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को विल से नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पार्टीशन के बाद जो हिस्सा किसी के नाम आया है वो सेल्फ एक्वायर्ड माना जाएगा और उसी की विल बनाई जा सकती है। जो भी प्रॉपर्टी अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आ रही है उसको विल नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी पार्टीशन हो जाती है तो पार्टीशन के बाद जो भी जिसका किसी के हिस्से में जाता है तो उसको सेल्फ एक्वायर्ड मान लिया जाता है कि अपने से सृजित की हुई प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। तो पार्टीशन के बाद जो आपके शेयर में आएगा उसकी आप वसीयत बना सकते हैं। तीसरा केस है कि युधिष्ठिर वर्सेज अशोक कुमार 1987 का केस है कि इसमें कह रहे हैं कि पिता को विरासत में मिली प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी। जो 1956 से पहले अगर पिता को अगर विरासत में मिल रहा है प्रॉपर्टी उसको सेल्फ एक्वायर्ड, 1956 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट से पहले का एक्ट, उससे उसको क्या मानी जाएगी कि अपने से सृजित की हुई प्रॉपर्टी मानी जाएगी, इसलिए उस पर विल बनाई जा सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना चाहिएगा 1956 से पहले, तो 1956 के बाद अगर पिता को जो मिले, पिता की जितनी शेयर होती है पैतृक संपत्ति में उतना का ही वसीयत बना सकता है। चौथा केस है कि गोपाल मेनन वर्सेज शिवरमन नायर 2021 का केस है। इसमें बोला है कि कोपासनर केवल अपने हिस्से की विल बना सकता है। तो कोपासनर एक बताया था कि एक लीगल टर्म है जिसको बोला जाता है कि जैसे कि कोई भी फैमिली में अगर बच्चा पैदा होता है, कोपासनर का बहुत ब्रॉड मीनिंग है, जैसे कि बेटी का भी होता है, बेटी का बेटी, बेटी का बेटा, है सारे के सारे कोपासनर के श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे बेटा, बेटा का बेटा, ये सारे कोपासनर में आ जाते हैं। तो कोपासनर का मतलब कोई भी फैमिली मेंबर जो उसके है तो अपने हिस्से की विल बना सकता है, पूरी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का नहीं। तो जो है अपने ही हिस्से का जब वसीयत बनाएगा, पूरी ज्वाइंट प्रॉपर्टी की हिस्सा नहीं बना, हिस्सा का वो वसीयत नहीं बना सकता है। इसमें क्या है कि कौन विल बना सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो उम्र उसका 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए यानी कि मानसिक स्थिति में होना चाहिए, अपने स्वेच्छा से हो, कोई दबाव में वसीयत नहीं बनाया होना चाहिए, स्वेच्छा से बनाना होना चाहिए बनाए, और दबाव, धोखा या धमकी नहीं होनी चाहिए, मालिकी प्रॉपर्टी का ऑनरशिप होना चाहिए। जो भी जो वसीयत बना रहा है वो उसका ऑनरशिप उसका होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी को आप वसीयत बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग कि जो आपका प्रोबेट जो किया गया है उस किस किस ग्राउंड पे कैसे उसको रिवोक भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रोबेट एक आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है। तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ एक लीगल टर्म में माना जाता है कि उसको कहीं भी जाइएगा तो उसको वैलिड माना जाएगा। उसको अगर आपको कैंसिल कराना है तो फिर कोर्ट जो जिस कोर्ट ने प्रोबेट दिया है उसी कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करना पड़ेगा, तभी जाके उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठेगी, नहीं तो उसको एकदम लीगल वैध माना जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोबेट का कैसे रिवोक किया जाता है वो देखेंगे।